216 ए और 216 बी के बारे में देख लिया था लास्ट। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 217 से। सेक्शन 217 इज पब्लिक सर्वेंट disobeying the direction of law with intent to save person from punishment or property from forfeiture। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे ऑफेंस बेसिकली कर कौन रहा है? यहां पे ऑफेंस कर रहा है एक पब्लिक सर्वेंट। और पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट वो होता है जिसके ऊपर कोई पब्लिक ड्यूटी होती है जो उसको बाय लॉ फॉलो करना होती है। लोक सेवक होता है, वो लोग की सेवा करने की उसकी जो ड्यूटी होती है वो उसको करना होती है, यानी उसको लॉ बाउंड चलना होता है, लॉ के अकॉर्डिंग काम करना होता है। बट ही इज डिसओबेइंग द डायरेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन वो अपने ऊपर दी हुई किसी डायरेक्शन को डिसओबे कर रहा है, यानी जो डायरेक्शन उसको लॉ ने दी है करने के लिए वो उसे फॉलो नहीं कर रहा है, वो उसे मान नहीं रहा है। और क्यों नहीं मान रहा है? विथ इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट, ताकि किसी को पनिशमेंट ना मिले। कोई व्यक्ति जिसको पनिशमेंट मिलना चाहिए उसको पनिशमेंट ना मिले, या कोई प्रॉपर्टी फॉरफिट होने वाली, जब्त होने वाली है तो वो प्रॉपर्टी फॉरफिट ना हो। इसलिए मतलब पब्लिक सर्वेंट जो अपनी डायरेक्शन ऑफ लॉ को डिसओबे कर रहा है, वहां पे उसका इंटेंशन किसी को पनिशमेंट से बचाने के लिए होना चाहिए या किसी प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचाने के लिए होना चाहिए। सो दिस सेक्शन एंड द नेक्स्ट 3 सेक्शन, एक तो ये वाला सेक्शन और एक इसके बाद जो 3 सेक्शन आएंगे, दे डील विद डिसओबीडियंस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी। और ये उस पब्लिक सर्वेंट की ऑफिशियल ड्यूटी होती है कि उसको अपना काम करना चाहिए, बट वो नहीं करता है। वो नहीं करता है इस इंटेंशन से कि किसी को पनिशमेंट से बचा लेगा या किसी प्रॉपर्टी को फॉरफिट होने से बचा लेगा। और ये वाला जो सेक्शन है, इट पनिशेस द इंटेंशनल डिसोबीडियंस ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ। इंटेंशनल डिसोबीडियंस का क्या मतलब होता है? इंटेंशनल डिसोबीडियंस का मतलब कि जानबूझ के डिसोबे कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ लॉ को, और इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। और इंटेंशन क्या है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, किसी को पनिशमेंट से बचाने के लिए या किसी की प्रॉपर्टी को फॉरफिट होने से बचाने के लिए। तो पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा कोई काम करेगा तो वहां पे जो पब्लिक सर्वेंट होगा वो पब्लिक सर्वेंट को 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ये और वाली बात है, यानी कि 2 साल का इंप्रिजनमेंट नहीं भी दिया, सिर्फ फाइन से भी काम चल सकता है। ठीक है, चलिए ये एक चीज हो गई। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 218 पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद के 3 सेक्शन भी पब्लिक सर्वेंट से ही रिलेटेड है। अब सेक्शन 218 में पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है? पब्लिक सर्वेंट इन दिस सेक्शन is framing incorrect record or writing with intent to save person from punishment or property from forfeiture। देखिए पिछले सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया था? लॉ की डायरेक्शन को डिसओबे किया था। क्यों किया था? किसी पर्सन को पनिशमेंट से बचाने के लिए या किसी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर से बचाने के लिए। इंटेंशन तो इस वाले सेक्शन में भी पब्लिक सर्वेंट का वही है, किसी पर्सन को पनिशमेंट से बचाने के लिए या फिर किसी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर से बचाने के लिए। मतलब कि दोनों ही सेक्शन में जो इंटेंशन है 217 में और 218 में वो सेम है, बट उस इंटेंशन को अंजाम देने के लिए जो एक्ट किया जा रहा है वो अलग है। पिछले सेक्शन में 217 में लॉ की डायरेक्शन को डिसओबे किया था, बट यहां पे आप एक इनकरेक्ट रिकॉर्ड फ्रेम कर रहे हो या एक इनकरेक्ट राइटिंग फ्रेम कर रहे हो, यानी कोई चीज आप गलत लिख रहे हो, कोई चीज आप गलत लिख रहे हो, यानी कोई रिकॉर्ड। जैसे कि बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट ऐसे होते हैं ना जिनके पास कोई रिकॉर्ड बनाने की पावर होती है, कि आप उनके पास जाओगे तो वो आपकी चीज को रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्ड प्रिपेयर कर लेंगे। तो अगर आप कोई ऐसी चीज की कंप्लेन करने गए जिससे किसी को पनिशमेंट मिलती और पब्लिक सर्वेंट उसका रिश्तेदार निकला, तो पब्लिक सर्वेंट ने क्या करा? आपने जो बोला वो नहीं लिखते हुए कुछ और लिख दिया, यानी कि इनकरेक्ट रिकॉर्ड फ्रेम कर लिया या इनकरेक्ट रिकॉर्ड नोट कर लिया। और क्यों किया उसने? क्योंकि वो किसी को पनिशमेंट से बचाना चाहता था। जिस व्यक्ति के लिए वो रिकॉर्ड बना रहा है वो उसको पनिशमेंट से बचाना चाहता था, इसलिए उसने इनकरेक्ट रिकॉर्ड फ्रेम कर दिया। तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है सेक्शन 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द एक्यूज्ड मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। जो इंसान ये इनकरेक्ट रिकॉर्ड फ्रेम कर रहा है वो एक पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, ही वॉज इंटरेस्टेड द प्रिपरेशन ऑफ एनी रिकॉर्ड और राइटिंग इन हिज कैपेसिटी। उसके पास अपनी कैपेसिटी में कोई रिकॉर्ड फ्रेम करने की पावर भी होना चाहिए, मतलब कि लॉ ने उसको कोई रिकॉर्ड फ्रेम करने की पावर दी हो। ठीक है। तीसरी चीज, he framed the record and writing incorrectly। उसने वो रिकॉर्ड फ्रेम करने की जो पावर थी उस पावर का इस्तेमाल किया, उसने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसने रिकॉर्ड जो है वो गलत बनाया। he did it intentionally। अब गलत बताने के 2 कारण हो सकते हैं।
या तो गलती से हो गया या इंटेंशनली किया, तो गलती से गलत बन गया वो चीज यहाँ पे कवर नहीं होगी, लेकिन इंटेंशनली जो किया वो चीज यहाँ पे कवर होगी। और इंटेंशन क्या है? He did so with the intention or knowledge that it will cause loss or injury to someone. It will save any person from legal punishment. It will save any property from forfeiture or other changes. यहाँ पे 3 इंटेंशन हो सकते हैं। पहला, गलत रिकॉर्ड बना के किसी को आप चोट पहुंचाना चाहते हो, किसी का नुकसान करना चाहते हो, या किसी व्यक्ति को आप लीगल पनिशमेंट से बचाने की कोशिश कर रहे हो, या किसी प्रॉपर्टी को आप फॉरफिट होने से बचाने के लिए गलत रिकॉर्ड फ्रेम कर रहे हो। तो इंग्रेडिएंट्स क्या निकले? इंसान पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, उसके पास रिकॉर्ड फ्रेम करने की कैपेसिटी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। उसने रिकॉर्ड को फ्रेम किया, गलत किया, इंटेंशनली गलत किया, और इंटेंशन में क्या था? किसी को इंजुरी करना, किसी की प्रॉपर्टी को फॉरफिट होने से बचाना, और किसी पर्सन को लीगल पनिशमेंट से बचाना। अब एक चीज यहां पे, जब मैं आपको इंटेंशन की बात बता रहा हूं, तो एक वर्ड यहां पे यूज हो रहा है, समवन, टू कॉज लॉस और इंजुरी टू समवन, टू सेव एनी पर्सन फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, टू सेव एनी पर्सन फ्रॉम, टू सेव एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफिचर। इसका क्या मतलब? कि पब्लिक सर्वेंट ने जो गलत रिकॉर्ड फ्रेम किया, या पब्लिक सर्वेंट ने जो गलत राइटिंग फ्रेम करी, वो किसी को बचाने के लिए करी, किसी को पनिशमेंट से बचाने के लिए करी, किसी की प्रॉपर्टी को फॉरफिट होने से बचाने के लिए करी। तो यहां पे जो ये किसी वर्ड है, किसी और की, क्या ये चीज पब्लिक सर्वेंट अपने खुद के लिए करेगा? तो यानी पब्लिक सर्वेंट ने खुद को पनिशमेंट से बचाने के लिए कोई गलत रिकॉर्ड फ्रेम कर दिया तो, या पब्लिक सर्वेंट ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी को फॉरफिट होने से बचाने के लिए कोई गलत रिकॉर्ड फ्रेम कर दिया तो, क्या पब्लिक सर्वेंट खुद इस पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड रहेगा? तो उसका जवाब है हाँ, रहेगा। A public servant commits the offense punishable under this section even if the person whom he intends to save from legal punishment is himself. अगर वो जिसको बचाना चाहता है पनिशमेंट से, वो व्यक्ति खुद पब्लिक सर्वेंट है, और इसलिए खुद को बचाने के लिए उसने इनकरेक्ट रिकॉर्ड फ्रेम किया, तो भी उसने सेक्शन 218 का ऑफेंस किया। और ये नंदकिशोर वर्सेस स्टेट वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब 1897 में, अंग्रेजों के जमाने का केस है। उसके बाद अब सेक्शन 218 जो है, चूंकि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि 218 नहीं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें आपको पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट तो कर सकती है। बट एक चीज है कि अगर पुलिस तक ये मामला जाता ही नहीं है, यानी आप पुलिस के पास जाते ही नहीं हो, बट आपको पता है कि पब्लिक सर्वेंट ने आपको इंजरी पहुंचाने के लिए गलत रिकॉर्ड फ्रेम किया है, तो आप इसके लिए प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो। प्राइवेट कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 218 ऑफ आईपीसी। प्राइवेट कंप्लेंट क्या होती है? आप में से कोई जानता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट? किसी को पता है? सुना है कभी प्राइवेट कंप्लेंट वर्ड पहले? नहीं सुना? चलिए मैं बताता हूं। अच्छा, कंप्लेंट का मतलब तो पता होगा, कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लेंट? हाँ सर, कंप्लेंट का मतलब कि सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी, वो वाला बताऊं या जनरल? वो जब हम आईपीसी को देखेंगे तो सीआरपीसी को ही लाना है बीच में, बस जनरल वाला मत बताओ अभी, वो सीआरपीसी वाला बता दो। हेलो हाँ हाँ, सीआरपीसी वाला बता दो। सर, सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंप्लेंट को, और सर इसके अंदर ये है कि किसी भी मजिस्ट्रेट को अगर हम मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन जिसके लिए हमें लगता है कि उसने ऑफेंस किया है या वो ऑफेंस कर चुका है। यानी आप कह सकते हो कंप्लेंट दो टाइप से हो सकती है। कैसे? एक तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें आप जाके सीधे पुलिस कंप्लेंट कर दो, यानी कि आपने देखा कि जैसे ही कोई ऑफेंस हुआ तो आप गए सीधे पुलिस के पास और आपने वहां जाके उनको मैटर बता दिया, आपने उनको कंप्लेंट कर दी। ये हो जाता है पुलिस कंप्लेंट। फिर यहां से पुलिस जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है,
पुलिस वो रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है, मजिस्ट्रेट सब चेक कर लेता है और फिर उस केस का कॉग्निजेंस ले लेता है। इसको कहते हैं कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। बट एक चीज होती है कि मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस खुद अपने बिहाफ पे भी ले सकता है, अपने ओन मोशन पे भी ले सकता है। उसमें यह होता है कि अगर आप पुलिस के पास कंप्लेंट करने नहीं गए, आपने ओरली या रिटर्न में जाके मजिस्ट्रेट के सामने ही एलिगेशन लगा दिया किसी के ऊपर, या आपने मजिस्ट्रेट के पास जाके ही कंप्लेंट कर दी किसी व्यक्ति के ऊपर, तो यहां पे आप कर रहे हो प्राइवेट कंप्लेंट। यानी यहां पे आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट कर रहे हो, इसको कहते हैं प्राइवेट कंप्लेंट। और सेक्शन 200 सीआरपीसी जो है, उसमें मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि जिन ऑफेंस का वो कॉग्निजेंस ले सकता है, उन ऑफेंस का कॉग्निजेंस वो प्राइवेट कंप्लेंट के बेसिस पे भी ले सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मजिस्ट्रेट के पास जाके डायरेक्ट कंप्लेंट करता है किसी की, तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 200 सीआरपीसी में उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 218 की, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट अगर गलत रिकॉर्ड फ्रेम करता है और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए गलत रिकॉर्ड फ्रेम करता है और ये चीज आपको पता चल जाती है, तो आप उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एक प्राइवेट कंप्लेंट लेके जा सकते हो मजिस्ट्रेट के पास। यानी जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे पहले पुलिस स्टेशन में ही जाना पड़ेगा कंप्लेंट लिखवाने के लिए, आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ये कमला प्रसाद वर्सेस हरिनाथ सिंह वाले केस में काफी इंपॉर्टेंट केस था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इस ऑफेंस के लिए प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली प्राइवेट कंप्लेंट कॉग्निजेबल केसेस के लिए लोग फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि कॉग्निजेबल केस का मतलब तो वो होता है ना जहां पे आप पुलिस के पास जाओगे तो ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट लिखा के फटाफट से उस पर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। बट ये कॉग्निजेबल होने के बावजूद आप इसकी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद पनिशमेंट की इसमें आप देखो, 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 219। मैंने आपको बताया था कि ये 1, 2, 3 सेक्शन पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, अब ये भी पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट कॉन्ट्ररी टू लॉ। अब देखो, सेक्शन 218 में भी पब्लिक सर्वेंट ने एक गलत रिकॉर्ड बनाया, एक गलत राइटिंग बनाई, बट वो पब्लिक सर्वेंट कौन था? वो जनरल पब्लिक सर्वेंट था। अभी सेक्शन 219 में भी एक पब्लिक सर्वेंट रिपोर्ट बना रहा है जो कि गलत तरीके से बना रहा है, कॉन्ट्ररी टू लॉ बना रहा है, करप्टली बना रहा है। बट फर्क क्या है? फर्क इतना है कि यहाँ का जो पब्लिक सर्वेंट है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग वाला पब्लिक सर्वेंट है, मतलब कि ये हमारे जुडिशरी से रिलेटेड है, स्पेशल सेक्शन। इसमें से क्वेश्चन बनता है, ये जुडिशरी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में है वो करप्टली कोई रिपोर्ट बनाता है जो कि कॉन्ट्ररी टू लॉ होती है, यानी अगेंस्ट द लॉ होती है, अपोज्ड टू लॉ होती है। नाउ दिस सेक्शन 219 should be read in conjunction with section 77। आपको इसे सेक्शन 77 के साथ पढ़ना होता है, और क्यों? उसके लिए आप पीछे पेज पलटा लो, सेक्शन 77 पे चले जाओ, और जिसको सेक्शन 77 आता हो वो तो समझ गए होंगे कि क्यों साथ में पढ़ने का बोला है। क्योंकि सेक्शन 77 में हमने एक्ट ऑफ जज के बारे में पढ़ा था, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is in good faith he believes to be given by law। मतलब कि एक जज के द्वारा किया हुआ कोई भी एक्ट या एक जज के द्वारा एक्सरसाइज की हुई कोई भी पावर जब वो जुडिशियली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और गुड फेथ में कर रहे होते हैं तो ऑफेंस नहीं कहलाती। और यहां पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 219 में कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अच्छा जज भी तो पब्लिक सर्वेंट है, तो अगर 219 में हम बात कर रहे हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो पब्लिक सर्वेंट है अगर वो करप्टली कोई रिपोर्ट बनाता है, कॉन्ट्ररी टू लॉ बनाता है, तो वो तो सेक्शन 219 में ऑफेंस है। तो हम इसको सेक्शन 77 के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? हम 77 के साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर जज ने वो रिपोर्ट गुड फेथ में बनाई हो, या जज ने वो रिपोर्ट ये सोच के बनाई हो गुड फेथ में कि मुझे तो ये रिपोर्ट बनाने की पावर है, तो फिर वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि फिर वो सेक्शन 77 के जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। इसीलिए इसको सेक्शन 77 के साथ पढ़ने का बोला। अब ये क्या बोलता है सेक्शन? ये बोलता है सम विलफुल एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, अ गिल्टी नॉलेज सुपर एडेड टू एन इलीगल एक्ट। यानी कि विलफुल एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, एक पब्लिक सर्वेंट जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में होता है उसके पास जितनी अथॉरिटी होती है ना, उससे ज्यादा अथॉरिटी उसने एक्सरसाइज कर दी। और ज्यादा अथॉरिटी एक्सरसाइज दो कारण से की जा सकती है, एक तो गुड फेथ में और दूसरा विलफुल तरीके से। मतलब गुड फेथ वगैरह का सवाल ही नहीं उठता है, हमने विलफुली किया है, अपनी मर्जी से किया है,
ये जानते हुए किया है कि हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है, फिर भी कर दिया, इसको कहते हैं विलफुल एक्सेस ऑफ अथॉरिटी। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गिल्टी नॉलेज था जिसने उस इलीगल एक्ट को बढ़ावा दिया। यानी कि वो जो पब्लिक सर्वेंट गलत रिपोर्ट बना रहा है वो जानता है कि मेरे पास ये रिपोर्ट बनाने की पावर नहीं है, पर उसने क्या किया, उसने अपनी इस पावर का एक्सेस किया कि मैं तो बनाऊंगा, और उसने बनाया, उसने इलीगल एक्ट किया। और क्यों बनाया उसने? क्योंकि उसका गिल्टी नॉलेज था, उसको उस चीज से कुछ फायदा निकालना था। नाउ any public servant who corruptly or maliciously make or pronounces in any stage of judicial proceeding any report, order, verdict or decision which he knows to be contrary to law shall be punished। कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर करप्ट तरीके से या मेलिशियसली का मतलब होता है कि गलत इंटेंशन से, गलत माइंड से, गलत स्टेट ऑफ माइंड से वो किसी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई रिपोर्ट बनाता है, कोई ऑर्डर देता है, कोई वर्डिक्ट देता है, कोई फैसला सुनाता है, और वो जानता है कि जो फैसला मैं सुना रहा हूँ वो मैं गलत तरीके से सुना रहा हूँ और कॉन्ट्ररी टू लॉ सुना रहा हूँ, और मेरे पास वो सुनाने की पावर नहीं है, ये जानते हुए भी मैं सुना रहा हूँ और वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तो उस पब्लिक सर्वेंट को पनिश किया जाएगा। और पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। मतलब आप देखिए कि पब्लिक सर्वेंट भी अगर करप्ट तरीके से कोई कॉन्ट्ररी टू लॉ चीज करते हैं तो 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट वहां पे उनको भुगतना पड़ सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, विदाउट मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर पुलिस कॉग्निजेंस नहीं लेगी। ठीक है, सेक्शन 219। अब बात करते हैं सेक्शन 220 की। कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी हु नोज दैट ही इज एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू लॉ। कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट बाय अ पर्सन हैविंग अथॉरिटी, कोई पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी है आपको कन्फाइनमेंट में रखने की या आपको ट्रायल के लिए कमिट करने की, कोर्ट में भेजने की। कोई पर्सन है जिसके पास आपको कन्फाइन करने की अथॉरिटी है या जिसके पास आपको ट्रायल के लिए कमिट करने की अथॉरिटी है, वो व्यक्ति ये जानते हुए कि वो कॉन्ट्ररी टू लॉ काम कर रहा है, यानी उसके पास जो अथॉरिटी है आपको कन्फाइन करने की, वो अथॉरिटी उसको लॉ ने दी है, तो उसको कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करना पड़ेगी, उसको लॉ की बातें मानना पड़ेगी। बट अगर वो लॉ की बात नहीं मानता है और वो आपको अननेसेसरीली कन्फाइन करके रखता है या कोई ऐसी चीज कर देता है जो उसकी अथॉरिटी से बाहर है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है, वो व्यक्ति सेक्शन 220 में ऑफेंस कर रहा है। दिस सेक्शन इज अ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। ये इसके पिछले सेक्शन का ही एक्सटेंशन है, जुडिशियल प्रोसीडिंग वाला। In its general application, whether the last section applies to judicial officers, लास्ट सेक्शन जो था वो सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर पे अप्लाई होता था, लेकिन सेक्शन 220 जो है वो जनरल है, यानी सब पे अप्लाई होता है, ना सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर्स पे बल्कि सब पे होता है। मतलब हर उस पर्सन पे होता है जिसके पास आपको कन्फाइन करने की अथॉरिटी होती है या आपको कमिटमेंट फॉर ट्रायल करने की अथॉरिटी होती है। In order to bring home the charge under this section, it must be shown that the accused corruptly or maliciously committed such person for trial or to confinement or kept him in confinement in exercise of that authority knowing that he was acting contrary to law। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप करप्टली या मेलिशियसली किसी पर्सन को ट्रायल के लिए कमिट कर रहे हो या उसको कन्फाइनमेंट में रख रहे हो या आप उसको कन्फाइनमेंट में अननेसेसरीली रख रहे हो बिना कोई लॉफुल अथॉरिटी के, जबकि आप जानते हो कि आप जो भी कर रहे हो वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तो आप यहाँ पे सेक्शन 220 का ऑफेंस कर रहे हो। इसमें भी पनिशमेंट वही है जो प्रीसीडिंग सेक्शन में थी, 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, समझ लेना। इतना सा डिफरेंस है कि पिछले वाले सेक्शन में जुडिशियल ऑफिसर की बात हुई थी, यहाँ पे जनरल बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। ठीक है, सेक्शन 221, इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब ढूंढना, पकड़ना, इसको अप्रहेंड कहते हैं। कोई कैदी भाग गया, अब वो कैदी जहां से भागा उसको पकड़ने की जिम्मेदारी होती है पब्लिक सर्वेंट की, पुलिस वालों की। पकड़ो भाई उसको, तुमसे छूट के भागा है, पकड़ के लाओ। तो समझ लो ऐसा ही कुछ कि कोई पब्लिक सर्वेंट है जो बाउंड है किसी को अप्रहेंड करने के लिए, यानी किसी को पकड़ने के लिए वो बाउंड है, बाउंड बाय लॉ, बट फिर भी वो इंटेंशनली ओमिट कर रहा है अप्रहेंड करने से। अकॉर्डिंग टू लॉ ही इज बाउंड टू अप्रहेंड समवन बट ही इज इंटेंशनली ओमिटिंग टू अप्रहेंड, तो वहां पे वो पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है? सेक्शन 221 का ऑफेंस कर रहा है। अभी जो 3 सेक्शन पढ़ेंगे 221, 222 और 223, वो तीनों ही
intentional omission to apprehend, negligently suffering the escape of offender on the part of public servant bound to apprehend or to keep in confinement से related है। मतलब पहला वाला intentionally omit to apprehend, दूसरा negligently आप उसको पकड़ के रखे हो जिससे कि वो भाग गया, ठीक है, और किसी को confinement पे रख लिया जबरदस्ती, ये तीनों पढ़ने वाले। तो सेक्शन 221 में क्या निकला? सेक्शन 221 में निकला कि अगर कोई भी एक पब्लिक सर्वेंट है जो कि लीगली बाउंड है कि उसे किसी को एप्रहेंड करना है या उसे किसी को कन्फाइनमेंट में रखना है, ठीक है, और उसे जाके उस व्यक्ति को पकड़ना है, बट वो इंटेंशनली उस व्यक्ति को पकड़ने नहीं जाता है, या इंटेंशनली उस व्यक्ति को वो एस्केप करवा देता है, या इंटेंशनली उस व्यक्ति को वो एस्केप करने में हेल्प करता है, या वो उस व्यक्ति को जब वो अटेम्प्ट कर रहा था एस्केप करने में तब हेल्प करता है। आप देखिए सेक्शन 221 को एक बार बैरेक से देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत कम लिखा है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पढ़ के सिर्फ ये लगेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एप्रहेंड नहीं कर रहा है, बट सिर्फ एप्रहेंड करने की बात नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। एप्रहेंड नहीं करना, उसको एस्केप करवाने में हेल्प करना, इसको एस्केप जब वो अटेम्प्ट टू एस्केप कर रहा था तब उसकी मदद करना, चाहे वो एस्केप नहीं कर पाया हो बट आपने मदद तो कर दी ना उसकी, आपने तो आपका जुर्म कर दिया, तो सेक्शन 221 में वो एक ऑफेंस होता है। अब आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? देखो आपको पनिशमेंट मिलेगी इस चीज के अकॉर्डिंग कि वो जिस एक्यूज्ड को आप भगाने की कोशिश कर रहे हो, जिस ऑफेंडर को आप पकड़ नहीं रहे हो, उसने क्या ऑफेंस किया, वो कितना बड़ा अपराधी है, जितना बड़ा वो अपराधी है ना, उसको भगाने में आपने भी उतना ही बड़ा अपराध किया। यानी कि अगर वो कन्फाइनमेंट, एप्रीहेंशन या चार्ज जो सामने वाले व्यक्ति पे लगा था वो डेथ पनिशमेंट वाला था, बहुत बड़ी बात होती है, आपको 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिलेगा, वो भी फाइन के साथ कंपल्सरीली। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके पास कि इंप्रिजनमेंट के बदले फाइन दे दूं क्या, नहीं, 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। अगर वो व्यक्ति जिसको आपने भगाने में हेल्प करी है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट टिल 10 इयर्स वाला व्यक्ति है, विच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स वाला, तो बड़ा ऑफेंस होता है, तो उस केस में आपको 3 साल तक की सजा मिलेगी, या फिर साथ में आपके फाइन लगाया जा सकता है या फाइन नहीं लगाया जा सकता है। मतलब कि देखो विद और विदाउट फाइन में चीज समझना, सजा तो मिलना ही मिलना है 3 साल की, 3 साल तक की, साथ में एडिशनल में फाइन लगाना है कि नहीं लगाना है वो ऑप्शन है, मतलब फाइन लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, लेकिन सजा तो मिलेगी, इंप्रिजनमेंट तो मिलेगा। और अगर वो कन्फाइनमेंट एप्रीहेंशन जो है वो 10 साल से कम के किसी इंप्रिजनमेंट के लिए है, तो उस केस में आपको 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है विद और विदाउट फाइन, फाइन चाहो तो लगा दो, ना चाहो तो ना लगा दो, ठीक है। ये सेक्शन 221 का ऑफेंस हो गया। यानी सेक्शन 221 में क्या निकल गया कि आप एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए किसी को एप्रीहेंड नहीं कर रहे हो, जबकि आप बाउंड हो उसको एप्रीहेंड करने के लिए, आप उसको एस्केप करने में हेल्प कर रहे हो, आप जब वो अटेम्प्ट टू एस्केप कर रहा था तब आपने उसको सपोर्ट किया, आपने ऑफेंस किया। चलिए अभी 222 पे आते हैं। Intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed। देखिए इस सेक्शन में और पिछले सेक्शन में क्या फर्क है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक फर्क है, एप्रीहेंड पर्सन अंडर सेंटेंस और लॉफुली कमिटेड। पिछला सेक्शन जो था उसमें ऑफेंडर एप्रीहेंड हो भाग गया और आप उसको एप्रीहेंड कर रहे हो, बट सवाल उठा ही नहीं कि वो भागा कैसे और किस ऑफेंस में भागा। चलो कहीं भी भागा, लेकिन कब भागा, उसको सजा नहीं मिली अभी, वो पहले ही भाग गया, ट्रायल के वक्त ही भाग गया, ठीक है। लेकिन सेक्शन 222 में क्या होता है, सेक्शन 222 में यह होता है कि जिस ऑफेंडर को सजा मिल चुकी होती है, यानी कि जो अंडर सेंटेंस होता है, मतलब उसका ट्रायल चल चुका है, वो कॉन्विक्ट हो चुका है, अब उसको सजा मिल चुकी है, वो अंडर सेंटेंस है, अंडर सेंटेंस वाला कोई कैदी भाग गया और आप उसको एप्रीहेंड नहीं कर रहे हो, तो आप जो ऑफेंस कर रहे हो वो सेक्शन 222 का कर रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों सेक्शन में बेसिक डिफरेंस बस इतना सा है कि अगर कोई कैदी जो अभी कॉन्विक्ट नहीं हुआ है और वो भाग गया और आप उसको एप्रीहेंड नहीं कर रहे हो, तो आप सेक्शन 221 में ऑफेंस कर रहे हो, क्योंकि वो अभी कॉन्विक्ट नहीं हुआ है, वो अभी अंडर ट्रायल है। लेकिन अगर कोई कैदी जिसको सजा मिल चुकी है, अंडर सेंटेंस है, वो भाग गया है और आप उसको एप्रीहेंड नहीं कर रहे हो, तो आप सेक्शन 222 में ऑफेंस कर रहे हो, क्योंकि वो अंडर सेंटेंस है, उसको सजा मिल चुकी है। यहां पे भी वो सारी चीजें हैं, एप्रीहेंड नहीं करना या उसको कन्फाइनमेंट में रखने का बोला गया है कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, लेकिन आप उसको नहीं रख रहे हो, या आप उसको इंटेंशनली एप्रीहेंड नहीं कर रहे हो, ओमिट कर रहे हो, या आप उसको एस्केप करवाने में हेल्प कर रहे हो, या आप उसको एस्केप करने में मदद कर चुके हो, या फिर जब वो अटेम्प्ट टू एस्केप कर रहा था तब आप उसकी मदद कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज होती है।
तो this section is similar to the last section with the exception that the person to be apprehended has already been convicted or committed for an offense. Thus, it is an aggravated form of the offense made punishable by the last section. ये एक aggravated form हुआ ना पिछले सेक्शन का, क्योंकि जब ऑफेंडर पे ट्रायल चल रहा होता है तब समझ में आता है कि वो बरी भी हो सकता है, लेकिन जब वो कॉन्विक्ट हो गया मतलब अब तो वो एक अपराधी है, अब तो वो अपराध कर चुका है, सिद्ध हो चुका है, तो वो अब एक बड़ा ऑफेंस बन जाएगा। पनिशमेंट इसमें आपको क्या है, आपको इसमें पनिशमेंट बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म में मिलती है। आप बेरेक में देखिएगा इसको, जिस ऑफेंडर को आपने भगाया है या जिस ऑफेंडर को, यानी ऑफेंडर नहीं बोलेंगे अब तो वो अपराधी बोलेंगे हम उसको पूरी तरह से, है ना, तो जिसको आपने भगा दिया, जो मतलब अंडर सेंटेंस था, जिसको सजा मिल चुकी थी, कॉन्विक्टेड, उस जिसको आपने भगाया, अगर वो डेथ पेनल्टी वाला व्यक्ति था, यानी कि उसको डेथ पेनल्टी मिली थी, तो आपको उसको भगाने के जुर्म में लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा, या फिर आपको 14 सालों तक का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है विथ और विदाउट फाइन। मतलब आप देखो, लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 14 इयर्स, कितना एग्रेवेटेड फॉर्म है ये। आपको मिलेगा अगर आपने किसी डेथ कॉन्विक्ट को भगा दिया या आपने किसी डेथ कॉन्विक्ट को ओमिट कर दिया एप्रहेंड करने से। आपको 7 साल तक की सजा मिल सकती है अगर वो व्यक्ति लाइफ इंप्रिजनमेंट या विच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स तक का कॉन्विक्ट था, तो यानी कि वो जो कॉन्विक्ट है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है, या फिर उसको 10 साल से ऊपर की या 10 साल तक की सजा मिली, 10 साल की या 10 साल से ऊपर की सजा मिली है, तो फिर आपको यहाँ पे 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिलेगा। और वो व्यक्ति जो भागा है अगर उसको 10 साल से कम की सजा मिली है, ठीक है, तो फिर आपको 3 साल की सजा मिलेगी, 3 साल तक की। फाइन लगा सकते हो साथ में, या सिर्फ फाइन भी लगा सकते हो, ठीक है। ये अपने बेयर एक्ट में सेक्शन 222 में आप लोग देख लीजिएगा, पनिशमेंट याद कर लीजिएगा। अभी आते हैं सेक्शन 223 पे। नाउ सी सेक्शन 223 क्या बताता है। सेक्शन 223 टेल्स अस अबाउट द एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। देखो, पिछले 2 सेक्शन में आपने क्या किया था, पिछले 2 सेक्शन में आप एक पब्लिक सर्वेंट थे और आपने किसी को एप्रीहेंड करने में हेल्प करी थी आपने, या फिर जब वो भाग गया तो आपने उसको पकड़ने की कोशिश ही नहीं की, आपने उसको इंटेंशनली ओमिट कर दिया एप्रीहेंड करने से। बट मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने उस व्यक्ति को, चाहे वो अंडर ट्रायल हो चाहे वो अंडर सेंटेंस हो, ठीक है, चाहे वो अंडर ट्रायल हो, यानी कि अभी वो सिर्फ उस पर चार्ज लगा है, अभी वो कॉन्विक्ट नहीं हुआ, चाहे वो कॉन्विक्ट हो गया, पर आपने उसको भगाने में कोई मदद नहीं करी, या आपने उसको पकड़ने का भी मना नहीं किया, पर वो भागा कैसे, वो भागा आपकी नेग्लिजेंसी के कारण। यानी आपने कुछ ऐसी नेग्लिजेंसी करी, आपने कुछ ऐसी उपेक्षा करी जिसके कारण वो भाग गया, यानी आपने उसको नेग्लिजेंटली सफर किया, आपने उसको ज्यादा ध्यान से नहीं पकड़ा, आपने उसको ज्यादा ध्यान से नहीं कन्फाइन किया, और आपकी नेग्लिजेंसी के कारण वो आज भाग गया। तो आपने अपनी नेग्लिजेंसी के कारण भी एक ऑफेंस कर दिया सेक्शन 223 का। मतलब कि अगर नेग्लिजेंटली आपने नेग्लिजेंसी दिखाई और आपकी नेग्लिजेंसी के कारण वो भागा, तो भी आप पनिशेबल रहोगे, आपने सेक्शन 223 का ऑफेंस किया। और याद रखना, दिस सेक्शन एक्सटेंड्स द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द 2 प्रीसीडिंग सेक्शन। ये जो पिछले दोनों सेक्शन थे ना, ये पिछले दोनों सेक्शन पे ही ये वाला सेक्शन अपनी एप्लीकेबिलिटी लगा लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह अंडर ट्रायल पे भी अप्लाई होता है और कॉन्विक्टेड पे भी अप्लाई होता है। और इसमें पब्लिक सर्वेंट को पनिशमेंट सिर्फ इसलिए मिल रही है बिकॉज he negligently suffered any person charged with the offense to escape from confinement। इसने चाहे उसकी कन्फाइनमेंट से एस्केप करने में मदद नहीं की हो, बट इसी की नेग्लिजेंसी के कारण वो व्यक्ति एस्केप करके गया है। यहां पे देखिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट देखना पड़ते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट, एक्यूज जो है वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति की नेग्लिजेंसी है वो एक पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। उसकी ड्यूटी होना चाहिए कि उसे उस पर्सन को कन्फाइनमेंट में रखना है, जो भागा है उसको कन्फाइनमेंट में रखने की ड्यूटी थी आपकी। और जो व्यक्ति भागा है उसके ऊपर किसी का चार्ज लगा हुआ है या फिर वो कन्विक्टेड हो चुका है, लॉफुली कमिटेड टू कस्टडी, यानी उसको लॉफुली कस्टडी में भेजा गया है आपके पास। द एक्यूज्ड सफर्ड सच पर्सन टू एस्केप। आपने कहीं ना कहीं अपनी नेग्लिजेंसी के कारण उसकी एस्केप करने में मदद कर दी। द एस्केप वाज ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। क्योंकि आपने जो नेग्लिजेंसी दिखाई, आपने उसके लॉकअप का दरवाजे पर ताला नहीं लगाया। कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी होती है, ताला लगाना कैसे भूल गए आप, हाथ डाल के खोल लेगा वो, तो भाग गया ना।
तो यहां पे आप पे सेक्शन 223 का ऑफेंस बन गया। पर एक चीज समझना, यहां पे एक वर्ड लिखा है मैंने, सच पर्सन वाज चार्ज्ड और कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस और लॉफुली कमिटेड टू कस्टडी। लॉफुली कमिटेड टू कस्टडी मतलब कि अगर वो कस्टडी में व्यक्ति जो है ना, वो लॉफुली होना चाहिए। अगर उसकी कस्टडी अनलॉफुल निकली और फिर आपकी नेग्लिजेंसी के कारण वो भाग गया, तो आपकी किस्मत अच्छी है, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया 223 में। मतलब 223 में ऑफेंस तभी बनता है जब वो कस्टडी लॉफुल होती है। अगर वो कस्टडी लॉफुल नहीं होगी ना, तो इस सेक्शन का कोई ऑफेंस कमिट नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? यानी किसी कैदी को पुलिस वाले ने जबरदस्ती पकड़ लिया दुश्मनी के चक्कर में, किसी बड़े पुलिस ऑफिसर ने, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर ने किसी व्यक्ति को अननेसेसरली पकड़ लिया और लॉकअप में डाल दिया, और आप उस लॉकअप के देखरेख करने वाले हो, और आपने क्या किया, आपने ताला नहीं लगाया उसके लॉकअप में। अब आपने उसके लॉकअप में ताला नहीं लगाया तो वो जो कैदी था वो भाग गया। अब इनिशियली तो आपके ऊपर सेक्शन 223 का ऑफेंस बन जाएगा कि आपने नेग्लिजेंसी क्यों दिखाई, आपने ताला क्यों नहीं लगाया। लेकिन जब कोर्ट में केस चलेगा तो आप वहां पे एक मुद्दा बना दोगे कि जो व्यक्ति भागा है वो तो लॉफुल कस्टडी में था ही नहीं, उसको तो अनलॉफुल तरीके से पकड़ के रखा हुआ था। तो जैसे ही ये प्रूफ होगा कि वो व्यक्ति अनलॉफुल तरीके से पकड़ा हुआ था, आप भी वहां पे बरी हो जाओगे सेक्शन 223 से, क्योंकि आपने कोई ऑफेंस ही नहीं किया। क्योंकि इस ऑफेंस का जो थर्ड इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया, वो इंग्रेडिएंट क्या है कि द पर्सन हु एस्केप्ड वाज चार्ज्ड और कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस और ही वाज लॉफुली कमिटेड टू कस्टडी। कस्टडी उसकी लॉफुल होना चाहिए। अगर अनलॉफुल कस्टडी में है और भाग गया, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, आपकी नेग्लिजेंसी के कारण अगर भागा है तो। उसके बाद this section applies only to cases where the person who is allowed to escape in the custody for an offense or he has been committed to custody, and not to cases where such person has merely been arrested under a civil process. अच्छा, ये और एक चीज समझना, अगर अभी किसी व्यक्ति का सिर्फ एक वारंट निकला है, कोई सिविल प्रोसेस निकला है, सिविल प्रोसेस का मतलब सिविल केस में कोई प्रोसेस निकलना, और अगर सिविल प्रोसेस में उसको अरेस्ट कर लिया और वो भाग गया पब्लिक सर्वेंट की नेग्लिजेंसी के कारण, तो भी पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑफेंस नहीं करा। पता है क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में ऑफेंस दो चीजों के लिए होता है। पहला कि जो व्यक्ति भागा है उस पे किसी ऑफेंस का चार्ज लग चुका है, उस पे किसी ऑफेंस का चार्ज लग चुका है, या दूसरा उस पे किसी ऑफेंस का कॉन्विक्शन हो चुका है। मतलब या तो ऑफेंस का चार्ज लग चुका है या फिर वो ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट हो चुका है, यानी कि चार्ज और कॉन्विक्ट। और अगर ये दोनों नहीं है तो इस सेक्शन का ऑफेंस बन ही नहीं सकता। अगर किसी को अरेस्ट किया है सिविल प्रोसेस में, यानी सिर्फ उसको कोर्ट में अपीयर करवाने के लिए अरेस्ट किया गया है, तो एक बात मुझे बताइए, अगर किसी को सिर्फ कोर्ट में अपीयर करवाने के लिए अरेस्ट करते हैं तो वो कोई ऑफेंस के लिए चार्ज थोड़ी बना है, या वो किसी ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट थोड़ी ना हो गया है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ कोर्ट में अपीयर करने के पर्पज से गिरफ्तार किया गया है, अगर वो भाग जाता है पब्लिक सर्वेंट की नेग्लिजेंसी से, तो पब्लिक सर्वेंट ने सेक्शन 223 का ऑफेंस नहीं किया, उसने सेक्शन 225 ए का ऑफेंस किया। अब आप सोचोगे कि सर उसने ये वाला ऑफेंस नहीं किया, तो क्या उसने कुछ तो किया ना? तो उसने जो किया ना वो 225 ए के अंदर आएगा, अभी पढ़ेंगे अपन उसको। और सेक्शन 223 में पब्लिक सर्वेंट को 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन पे हो सकता है, दोनों पे हो सकता है। चलिए लेट्स मूव टू सेक्शन 224। सेक्शन 224 टॉक्स अबाउट रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन। अब देखिए, पब्लिक सर्वेंट का मुद्दा खत्म हो गया, इतना पब्लिक सर्वेंट कर रहे थे वो बंद। अब बात करेंगे हम उस व्यक्ति की जो खुद पकड़ाने के लिए या पकड़ाने से बचने के लिए, अपने आप को पकड़ में नहीं आने के लिए रेजिस्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। देखो, पब्लिक सर्वेंट जिसको पकड़ने जा रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट जो कुछ भी कर रहा है वो तो ऊपर वाले सेक्शन में बनेगा, लेकिन जिस व्यक्ति को पकड़ने गई है पब्लिक सर्वेंट, वो व्यक्ति खुद भी तो रेजिस्ट करता है, वो खुद भी तो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो दिस एंड द नेक्स्ट सेक्शन relate to the resistance or the illegal obstruction offered to the lawful apprehension of any person. Section 224 has two distinct parts. The first part relate to the resistance to apprehension and the second part relate to the escape from custody. देखिए, वो व्यक्ति जो कस्टडी से भागा है, पहली चीज तो ये कि उसने कस्टडी से भाग के एक गलती कर दी, एक ऑफेंस कर दिया, और दूसरी चीज कि जब वो भाग गया और जब उसको पुलिस पकड़ने आ रही है तो वो पुलिस को रेजिस्ट भी कर रहा है, वो पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है उधर से, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, या वो पुलिस वालों को मारने की कोशिश कर रहा है, धमकी दे रहा है, रेजिस्ट करने के लिए कुछ भी कर रहा है। ये दोनों ही चीजें इस सेक्शन में आती है। इंग्रेडिएंट क्या है? इंग्रेडिएंट ये कि वो जो एक्यूज्ड है वो चार्ज होना चाहिए किसी ऑफेंस के लिए, या फिर वो कन्विक्टेड होना चाहिए किसी ऑफेंस के लिए। मतलब सेम चीज यहां पे भी, एक्यूज जो है वो सिविल प्रोसेस में अरेस्ट अगर हुआ होगा तो वो इसमें कवर नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कौन कवर हो रहा है, या तो जिसके ऊपर ऑफेंस का चार्ज ऑलरेडी बन चुका है, या जो ऑफेंस के लिए ऑलरेडी कॉन्विक्ट हो चुका है, सिर्फ वो वाले एक्यूज्ड पे बनता है ये सेक्शन। अब हुआ क्या कि उसके ऊपर किसी ऑफेंस का चार्ज लगा है या फिर वो कॉन्विक्ट हो चुका है,
और वो भाग गया, उसको पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, अप्रहेंड करने की कोशिश कर रही है, एंड ही ऑफर्ड रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, और उसने ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्ट कर दिया पुलिस वालों को पकड़ने से बचने के लिए। सच रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन वो इलीगल है, और ये जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो, ये जो रेजिस्टेंस वो दे रहा है, ये इलीगल तरीके से दे रहा है। देन द अक्यूज्ड ऑफर्ड सच रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्ट इलीगली, ठीक है, यानी अक्यूज्ड जो ये अपना ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है वो इलीगल तरीके से दे रहा है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, वेयर सर्टेन पर्सन्स वर एप्रहेंडेड फॉर गेमिंग and they escaped from police custody, it was pointed out by the Supreme Court that they could not have been convicted under this section. बहुत सारे लोग गेमिंग के लिए एप्रहेंडेड थे। एप्रहेंडेड मतलब कि पुलिस उनको ढूंढ रही थी, उन्होंने कोई ऑफेंस किया था ऐसा पुलिस को पता चला है, और पुलिस उनको ढूंढ रही थी, और पुलिस उनको जब ढूंढ रही थी तो पुलिस ने उनको एक जगह से ढूंढ के पकड़ लिया, अपनी कस्टडी में रख लिया, और वो कस्टडी से भाग गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वो अगर कस्टडी से भागे हैं तो उनको सेक्शन 224 के लिए हम कन्विक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी वो एप्रहेंडेड थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर कोई कंप्लेन आई है, और पुलिस ने उनको उस कंप्लेन के बेसिस पर सिर्फ पकड़ा है। अभी उनके ऊपर उस ऑफेंस का चार्ज नहीं लगा, या फिर अभी वो कन्विक्ट नहीं हुए, अभी सिर्फ इनिशियल फेज में चल रहे हैं वो लोग। तो इनिशियल फेज में चलने वाले जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे इंक्लूड होते हैं सिर्फ जो चार्ज हो चुके हैं ऑलरेडी कोर्ट में, या फिर जो कन्विक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे 2 साल तक का हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। चलिए सेक्शन 225 पे आते हैं। रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रहेंशन ऑफ अनदर पर्सन। अच्छा, रिजॉइन कर लो पहले, फिर आगे बताता हूँ।